किडनीज में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं वो इनसाइड द बॉडी हो सकते हैं या आउटसाइड द बॉडी हो सकते हैं। ओवरऑल जो भी फैक्टर्स होंगे बॉडी पे इस तरह से स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं कि किडनी उसको रेस्पॉन्स देते हैं। किडनी उसको कंपनसेट करने के लिए उसको रेस्पॉन्स देने देते हुए किडनीज के अंदर बसाते खुद कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो कुछ प्रॉब्लम बहुत ही संजीदा किस्म की डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह के जो गैर मामूली सूरत हाल होती है तो उसका इलाज किया जाता है। अगर इलाज ना किया जाए तो किडनी वक्त से पहले ही अपना काम छोड़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। और उसकी एंड स्टेज में फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स एक्चुअली क्या होते हैं? ये स्टोनी मटेरियल होते हैं। जस्ट दीज आर द रियल स्टोन्स। पत्थर ही होते हैं जो कि किडनीज के अंदर पाए जाते हैं और इनकी वजह से पेशाब में रुकावट आती है। और पेशाब में रुकावट के साथ साथ जहाँ पर ये स्टोन पड़े होते हैं जिस पोजीशन के ऊपर, वहाँ पर ये इन्फेक्शन भी प्रोड्यूस करते हैं। इन्फेक्शन प्रोड्यूस होती है तो ये कंडीशन ज़्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं। वो इन्फेक्शन और ज़्यादा पेचीदगी की शक्ल इख्तियार कर सकती है। वो बैक्टीरिया अगर वहाँ से इन्फेक्शन वाली साइड से ब्लड में भी एंटर हो सकते हैं, क्योंकि किडनीज आर द मेजर साइट वेयर द ब्लड फिल्ट्रेशन इज अकरिंग, जहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन हो रही होती है। ये मुझे लगता है कि इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है महर दाऊद का। ये हर दफा इसका जो है ना वो कनेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसके साथ। या इसने जो जूम इंस्टॉल किया है वो ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ। सर इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है। नेट प्रॉब्लम हो सकता है। यस सर। हाँ देखो अभी तक ये कनेक्ट नहीं हुआ, ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर ये। नहीं सर, वो सिर्फ होस्ट को आता है, बाकियों को नहीं आता। अच्छा आपको सिर्फ स्क्रीन नजर आ रही है? मैंने स्क्रीन नहीं शेयर सर, की। पार्टिसिपेंट नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ होस्ट को नजर आता है। अच्छा अभी नहीं, अभी जो मैंने शेयर स्क्रीन के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? सर ये क्या नजर आ किडनी रहा प्रॉब्लम एंड क्योर एंड किडनी स्टोन्स। है? बस उसके अलावा उसके ऊपर जो छोटी विंडो नजर नहीं आ रही कोई? सर छोटी विंडो नहीं नजर आ रही। अच्छा हाँ, वो मुझे नजर आ रही है, वो ज्वाइन नहीं हो रहा ना, मैं उसका वेट कर रहा हूँ वो कनेक्ट हो जाए। तो मेरी आवाज में ही नहीं जा रही होगी ना, उसकी आवाज आ सकती है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, इसको मिनिमाइज करती है। किडनी स्टोन्स आप लोगों को ना पहले भी ये टॉपिक आते हैं मुझे पता है। मैं यस सर। सिर्फ इसको ना आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ। ये 4 वीक का टाइम दिया हुआ है गवर्नमेंट ने ये वाला चैप्टर खत्म करने में, और आपको पता है हम हाफ से ज्यादा कर चुके हैं, अब ये 2nd वीक है। ऐसी है सर। अब अगर मैंने इसी स्पीड से इसको मैंने जारी रखा ना तो ये इसी वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये तो पिछले वीक में ही काफी ज्यादा कवर हो जाना था। मैंने पिछले वीक में ही देखा ना कि ये बड़ी तेजी से आगे जा रहा है, मैंने थोड़ी स्पीड स्लो कर दी। मैंने देखा कि आप लोगों ने याद भी करना होता है। एक काफी देर बाद स्टडी स्टार्ट की है, अभी शुरू में काम ज्यादा शुरू कर देंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। सो इसी वजह से ना इसको थोड़ा मैंने डिले किया, थोड़ा स्लो किया इसको मैंने। अच्छा जी, उसके अलावा भी ये स्टोन्स जो हैं इनकी केमिकल नेचर होती है, मुख्तलिफ टाइप के ये होते हैं। ये कैल्शियम के हो सकते हैं या ये ऑक्सैलिक एसिड के हो सकते हैं। दिस स्टोन्स हैव स्पेसिफाइड केमिकल नेचर। और ये जो
केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में। जो साल्ट्स मेटाबॉलिकली एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट दे कैन गेट accumulated in nephron at the filtration apparatus। अगर बॉडी में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो ये हाइपर कैल्शियमिया कहलाता है। तो इस केस में ये बॉडी में कैल्शियम बन सकते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में ऑक्जेलेट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये कैल्शियम के साथ इंटरेक्ट करके बनाते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट्स। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट कॉमनली स्टोन्स कैल्शियम ऑक्जेलेट किडनीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्जेलेट साल्ट जो है ये ज़्यादातर सब्ज सब्जियां जो होती हैं और टमाटर जो होते हैं, ये मेजर सोर्स है हाइपर ऑक्जेलूरिया, हाइपर ऑक्जेलेरिया। बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड की ज़्यादा परसेंटेज का जो बड़ा सबब है ये सब्ज सब्जियां और टमाटोज है। लिहाजा टमाटर और सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का भी मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट्स को जिनमें किडनीज की प्रॉब्लम है। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स, जिन लोगों में किडनी स्टोन्स पाए जाते हैं उनमें 70% कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स पाए जाते हैं, जबकि 15 to 10% कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड के स्टोन्स पाए जाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट 15% एंड यूरिक एसिड 10%। ये साल्ट आमतौर पर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस अपरेटस में, और वहाँ भी ये आहिस्ता आहिस्ता जमा होते रहते हैं, नेफ्रॉन डैमेज हो जाता है और ये स्टोन साइज में बड़े होते चले जाते हैं। और जैसे इनका साइज ज़्यादा होता है ये वहाँ में प्रॉब्लम्स पैदा करनी शुरू कर देते हैं। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो किडनी है लेफ्ट साइड पे, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत बिगड़ी हुई है, ये फेल हो चुका है किडनी। ये देखिए मुकम्मल तौर पे ये स्टोन से फिल हो चुका है। ये क्या फिल्ट्रेशन करेगा, टोटल ही ये डैमेज हो गया है। अगर इनको आइसोलेट किया जाए, ये कुछ इस तरह से स्टोन्स होते हैं, रियल स्टोन्स होते हैं। ये जो कैल्शियम इनके अंदर होता है, फॉस्फेट होता है, यूरिक एसिड होता है, ऑक्जेलेट के साल्ट्स होते हैं। अगर फॉस्फेट के स्टोन्स हों तो आमतौर पे पेल्विस में बनते हैं। ऑक्जेलेट के स्टोन्स वो कॉर्टेक्स और मेडुला में बनते हैं, और फॉस्फेट के स्टोन्स ये यहाँ पर पेल्विस में बनते हैं और ये यूरिन की ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूरेटर के आगाज में, जहाँ पे पेल्विस खत्म हो रहा है और यूरेटर स्टार्ट होता है, उसके आगाज में अगर यहाँ पे स्टोन बन जाए तो ये स्टोन यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, तो यूरिन को नीचे जाने से रोकता है। जब यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में नीचे नहीं जाएगा तो यूरिन का प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा। जब यूरिन यहाँ पे डेवलप होगा तो किडनी स्वेल होना शुरू हो जाएगा, किडनी में पेन स्टार्ट होगी। किडनी में दो तरह की पेन है, एक जो स्टोन्स की बजाते खुद पेन है, और किडनी के अंदर जो स्वेलिंग है उसकी पेन भी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता होगा गुर्दे की दर्द बहुत ही शदीद दर्द होती है। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनमें प्रॉपर यूरिन रिलीज नहीं हो रहा होता यूरिनरी ब्लैडर में, तो किडनी स्वेल होने के साथ साथ उनकी बॉडी में भी एडिमा हो जाता है, उनके हाथ पांव सूख जाते हैं, जितना भी यूरिया है उनकी बॉडी में एकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। और ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है ऐसे मरीजों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि यूरिया बजाते खुद ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करता है, बॉडी टिश्यूज के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करता है, बॉडी के जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं उनको प्रॉपर फंक्शनिंग से रोकता है। इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ही जहरीली साबित होती है, इवन के कुछ पेशेंट्स की अमवात वाक़या हो जाती हैं अगर उनका बर वक्त इलाज ना किया जाए, उनका डायलिसिस ना किया जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि किडनी के पेशेंट्स की बहुत ही एहतियात के साथ देखभाल की जाए। आगे भी इसका इलाज क्या है? इसके इलाज में एक टेक्निक आती है लिथोट्रिप्सी, कि हाउ टू रिमूव द किडनी स्टोन्स फ्रॉम द किडनी।
बहुत से प्रोसीजर हैं, एक तो सर्जरी के जरिए रिमूव किया जाता है, लेकिन आज साइंस ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप है, तो शॉक वेव, एक्सरे, शॉक वेव गन यूज़ की जाती है। शॉक वेव जो कि स्टोन्स के ऊपर बम्बार्डमेंट करती है अपनी खास रेज को। ये हाई एनर्जी वेव्स होती हैं जो कि बॉडी के अंदर सिर्फ जहाँ पे किडनी स्टोन्स हैं वहाँ पे जाके ये स्ट्राइक करती हैं, और इनकी कांस्टेंट बम्बार्डमेंट की वजह से, मुसलसल इनकी बमबारी की वजह से स्टोन जो है वो जर्रे जर्रे में तब्दील हो जाता है, वो सैंड लाइक पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये इस तरह से ऑपरेटर्स होता है जहाँ पे ये लिथोट्रिप्सी की जाती है। एक बेड होता है, बेड पे पेशेंट को लिटा दिया जाता है, उससे एक साइड पे एक गन होती है जिसको एक्सरे गन कहते हैं या शॉक वेव जनरेटर गन कहते हैं। वहाँ से शॉक वेव प्रोड्यूस होती हैं, रिलीज होती हैं, और आगे उसमें एक रिसीवर होता है, वो उसको रिसीव करता है। और डॉक्टर के हाथ में कंट्रोल पैनल होता है, टच पैनल होता है, स्क्रीन होती है, तो उससे वो उसको कंट्रोल करता है कि कितनी परसेंटेज में, कितनी डेंसिटी में या कितनी इंटेंसिटी में वेव्स को रिलीज करना है। अगर स्टोन का साइज बहुत ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में रिलीज किया जाता है, अगर स्टोन का साइज कम है तो शॉक वेव्स की इंटेंसिटी भी कम रखी जाती है। एक खास ड्यूरेशन भी एडजस्ट की जाती है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो उतनी ड्यूरेशन तक इसकी बम्बार्डमेंट जारी रखी जाती है, तब तक जब तक तमाम के तमाम स्टोन जो है वो सैंड लाइक पार्टिकल में रिमूव में कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो ये जो प्रोसेस है जिसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, इसका दूसरा नाम नॉन सर्जिकल भी है। लिहाजा इसमें क्या होता है, जब सैंड लाइक पार्टिकल बनते हैं तो वो सैंड लाइक पार्टिकल यूरिनेशन के प्रोसेस से ही वो यूरिन से रिलीज हो जाते हैं, यूरिटर के रास्ते वो यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं और वहां से रिमूव हो जाते हैं। लिहाजा बहुत सी टाइप्स हैं शॉक वेव्स की जो यूज होती हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव। लिथोट्रिप्सी प्रोसेस है, ये यूज किया जाता है कि एक्सरे की वो बीम यूज की जाती है, बहुत ही फोकस होती है और बहुत ही डायरेक्टेड होती है वो बॉडी के अंदर जो स्टोन्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अभी हम देखें कि रीनल फेलियर क्या होता है। ये एंड स्टेज रीनल फेलियर एक डिजीज है कि बहुत से बॉडी में पैथोलॉजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर होते हैं जो कि नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट करते हैं और किडनी अपना काम छोड़ सकती हैं। बॉडी में किडनी फेलियर की बहुत सी वजूहात है, उनमें से एक वजह अद्वियात का गैर जरूरी इस्तेमाल, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, स्ट्रेस, डायबिटिक पेशेंट, किसी भी साल्ट का बॉडी के अंदर ज़्यादा होना, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, कैल्शियम हो सकते हैं, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड। इवन के अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मीट खाने वाला है तो उसकी बॉडी में भी यूरिक एसिड लेवल हाई हो सकता है। तो हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड have many chances that it can damage the nephrons in the kidneys। तो जब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस तरह की इकट्ठी हो जाएं, इवन के स्ट्रेस, अचानक से स्ट्रेस मिलने से भी किडनी कोलैप्स कर जाते हैं, किडनी अपना काम छोड़ देती हैं। पोस्ट ऑपरेशनल मेडिसिन, ऑपरेशन के बाद अगर किसी को मेडिसिन दी जाए इन्फेक्शन वगैरह को रोकने के लिए, बाद वो भी साइड इफेक्ट कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, अगर किडनी फेल हो जाए तो बॉडी के अंदर यूरिया लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाता है। जब बॉडी के अंदर यूरिया लेवल ज्यादा होगा, ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाएगी, वो टॉक्सिसिटी बॉडी के अदर मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करेगी। तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशंस होती हैं। इसका फिर फौरी हल यही होता है कि फौरी तौर पे किडनी को डायलाइज किया जाए। डायलिसिस करने के लिए हॉस्पिटल में रेगुलर जाना पड़ता है, वीकली या फोर्टनाइट, 2 हफ्तों बाद ये डायलिसिस लाजमी होता है।
इसके अलावा किडनी में अगर इन्फेक्शन हो जाए वो भी काज होते हैं रीनल फेलियर के। एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर की 3 मेजर वजूहात हैं। एक तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा तेजी से ड्रॉप कर जाए, या किडनी की तरफ जो ब्लड सप्लाई आती है रीनल आर्टरी से उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए और ब्लड आना बंद हो जाए किडनी की तरफ, किडनी अपना काम छोड़ देंगे, या कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए या कोई डैमेज हो जाए तो किडनी के अंदर ब्लड फ्लो की सप्लाई बंद हो जाए तो किडनी अपना काम छोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं प्री रीनल। दिस कॉज इज कॉल्ड एज प्री रीनल। ये आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद दूसरा काज है इंट्रा रीनल, जो कि किडनी के अंदर हो, डायरेक्ट डैमेज हो, किडनी में कोई टॉक्सिन चला जाए, कोई ड्रग्स हो, कोई इन्फेक्शन हो, या कोई ब्लड की सप्लाई कम हो जाए। एक है पोस्ट रीनल डैमेज। पोस्ट रीनल डैमेज यूरिटर या ब्लैडर या प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। अगर यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाए, यूरिन यहाँ पे इकट्ठा हो, डैमेज, तो यहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएगा किडनी के अंदर। किडनी के ऊपर यूरिन का एक फ्लक्स जमा होगा, उस फ्लक्स की वजह से किडनी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसकी मूव करते हैं इसके डायलिसिस की तरफ। इन क्रोनिक रीनल फेलियर, अगर ये पुराना मसला हो जाए कि जिसमें किडनी फेल हो जाए, तो किडनी का फंक्शन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए, किडनी बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने की सलाहियत खो दे, तो यूरिया की क्वांटिटी ब्लड के अंदर ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, तो इस केस में यही हल होता है कि ब्लड को डायलाइज किया जाए। एक डायलाइजर मशीन होती है जो कि बॉडी में से ब्लड को डायलाइज करती है। उस डायलाइजर को आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। और ये आर्टिफिशियल किडनी बॉडी में से एक्सेस वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी में से रिमूव करती है। जो ये वही काम करती है जो कि एक हेल्दियर किडनीज के होते हैं। अब डायलिसिस 2 टाइप की होती है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस मींस क्लीनिंग द ब्लड। इस प्रोसीजर में क्या होता है, एक डायलाइजर मशीन होती है, आप डायग्राम में देख सकते हो, जिसको हम डायलाइजर कहते हैं। आर्टिफिशियल किडनी भी इसको हम कहते हैं। डायलाइजर के अंदर, इस मशीन के अंदर जो स्पेशली एक डायलाइजर अपरेटस होता है, उसमें एक खास मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन। उसके दोनों तरफ, एक तरफ उसके ब्लड फ्लो करता है और उसकी दूसरी तरफ उस के डायलाइजर के दूसरी तरफ उसके डायलाइजिंग फ्लूइड फ्लो करता है। डायलाइजिंग फ्लूइड एक खास कंपोजिशन से डिजाइन किया जाता है, उसकी एक खास पीएच होती है। डायलाइजर मशीन एक खास पाइप के जरिए बॉडी में एक आर्टरी के जरिए बॉडी में डायलाइजिंग फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है। वो डायलाइजिंग फ्लूइड बॉडी में सर्कुलेट करता है और बॉडी से जितने भी वो वेस्ट प्रोडक्ट है उस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। और उसके अलावा वो वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड एक दूसरे पाइप से एक्सप्लेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे। एक्चुअली एक इसकी बॉडी से जो होता है ना, एक आर्टरी से ब्लड जो है वो एक वेन से ब्लड डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर जाता है, ब्लड को मशीन के अंदर भेजा जाता है और ब्लड मशीन में डायलाइजिंग फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करती है और वहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सचेंज होता है। क्लियर? बॉडी से ब्लड को मशीन में इंजेक्ट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई इंसान ब्लड डोनेट करता है। वो ब्लड बॉडी के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड के साथ एक्सचेंज होता है
वहां से ब्लड साफ होने के बाद साफ ब्लड को दोबारा से बॉडी के अंदर वापस भेजा जाता है एक दूसरे पाइप से। क्लियर? मोशन। जी सर। मैं कह रहा हूं आपको ये हीमोडायलाइजर का कंसेप्ट क्लियर हुआ है जी सर। कि डायलाइजर के एक पाइप या एक पाइप के रास्ते से बॉडी में ब्लड, बॉडी से ब्लड लेके डायलाइजर में आता है और दूसरे पाइप से वही ब्लड बॉडी को वापस भेज दिया जाता है। और एक मेम्ब्रेन होती है डायलाइजर में जिसके दोनों तरफ, एक तरफ फ्लूइड पास करता है और दूसरी तरफ उसके ब्लड पास करता है। और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड में वो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं और वो डायलाइजिंग फ्लूइड एक वेस्ट बिन के अंदर भेज दिया जाता है और वहां पे भी दोबारा फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड आ जाता है। लेकिन ब्लड जो है वो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट के अंदर रहता है कि एक पाइप से बॉडी से निकलता है और दूसरे पाइप से वो बॉडी के अंदर एंटर हो रहा होता है। दूसरी इसकी टाइप है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसीजर ये है कि बॉडी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी होती है, यहाँ पे इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह जो भी है, इनके अलावा इंटेस्टाइन्स के अलावा जो स्पेस है ना उसको निकाल के अगर उसको कंसिडर करेंगे ना तो वो पेरिटोनियम जो है ना वो नहीं कहलाती, उनको रिमूव करती है अगर तो यहाँ पे कैविटी सी बनती है तो उसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं या पेरिटोनियम कहते हैं। तो बॉडी में पेरिटोनियल फ्लूइड को एक जो है ड्रेनेज की मदद से बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसको फिर कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दिया जाता है। पेरिटोनियम लाइनिंग होती है, जो पेरिटोनियम कैविटी की दीवारें हैं, यहाँ पे खुद ही डिफ्यूजन के प्रोसेस से ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ जाता है और कुछ अरसे के बाद 3 से 4 घंटे के बाद जब उसको बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है, डायलाइसेट को, डायलाइजिंग फ्लूइड को बॉडी से ड्रेन कर लिया जाता है। इसमें जितना भी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर और नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो पेरिटोनियम लाइनिंग की मदद से वो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं और उसको बाद में बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। और इस प्रोसीजर को दिन में कई दफा करना पड़ता है। अच्छा जी, अब उसके बाद है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि डायलाइजर है ये इलाज नहीं है किडनी फेलियर का, ये मैनेजमेंट है। किडनी को मैनेजमेंट के जरिए सिक्योर करने की कोशिश की जाती है। अगर डायलिसिस के दौरान अगर किडनी रिकवर ना करे और पता चले कि किडनी परमानेंट नाकाम हो गया है तो उसका एक यही हल होता है कि बॉडी में से जो खराब गुर्दा है उसको निकाल के सर्जिकल मेथड से उसकी जगह एक नया गुर्दा लगा दिया जाए। तो इसको हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एक बात याद रखें कि जो किडनी खराब किडनी होती है, नया लगाने वाला गुर्दा उसी पोजीशन पे नहीं लगाया जाता, नया लगाया जाने वाला गुर्दा किसी और पोजीशन पे बॉडी में अटैच किया जाता है। इसका आपने बाकी मैट्रिक में भी पढ़ा था। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। डोनर को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, जिस डोनर ने देना है उसका ब्लड मैच किया जाए, टिश्यू हिस्टोकम्पैटिबिलिटी चेक की जाती है। उसके अलावा इसकी एक लाइफ होती है किडनी लगाने की कि ये 10 से 15 साल चलता है। उसके बाद दोबारा ऐसे मरीज को एक नया गुर्दा लगाना पड़ता है। और ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद ऐसे पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये भी रिस्क होता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्या नया लगाया हुआ किडनी प्रॉपर काम करता है या नहीं करता, ये भी एक अलग से प्रॉब्लम होती है। लिहाजा इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं और डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं किडनी के वो इसको साथ साथ मॉनिटर कर रहे होते हैं। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी है। इसकी ज़्यादा डिटेल जो है वो आपकी बुक में भी प्रोवाइड की गई है।
तो आपके इसमें मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं नोट्स में, लेक्चर के रेफरेंस से। आप लोगों ने अपने नोट्स के साथ साथ आप लोगों ने अपने अपने बुक्स को भी आप लोगों ने टच करना है।